दलित दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको आप अभी देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। जानी मानी हस्ती हैं, नाम है चंद्रभान प्रसाद। चंद्रभान प्रसाद जी दलितों के अपलिफ्टमेंट के हमेशा पक्षधर रहे हैं। वो बातें करते हैं कि दलितों का अपना बैंक होना चाहिए, दलितों की आर्थिक मुक्ति जो है उसको लेके वो लगातार मुखर रहे हैं और इसको लेकर तमाम लोग उनसे नाराजगी भी जताते हैं कि दलितों की स्थिति इतनी बुरी है, फिर भी आप लगातार उनके अच्छे पहलुओं को दिखाते हैं। सर का अपना एक उस पर अध्ययन है तमाम। लेकिन हम आज जो बात करने जा रहे हैं उसमें चंद्रभान प्रसाद जी को गेस्ट के रूप में बुलाने के लिए इसलिए सोचा गया क्योंकि वो उसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, वो उसके हिमायती रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। पहला ये कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है भविष्य के, जो कि एक बड़ी परिघटना है पूरे समाज के लिए, दलित समाज के लिए। वहीं दूसरी जो एक उपलब्धि हुई है वो सूरज इंगरे के नाम आई है, जिनको जीक्यू नाम की इंटरनेशनल मैगजीन है अमेरिका की, उसने भारत के 25 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। ये दो युवा एक साथ एक वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहे जाते हैं, उनको पहचान मिलती है। निश्चित तौर पे ये पूरे दलित समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। इसी मुद्दे पे हम चंद्रभान सर से बात करेंगे कि आखिर इस तरह की घटना कितनी महत्वपूर्ण है। सर मायने क्या है? सबसे पहले तो सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू। आपको भी। ये तो पूरे दलित समाज के लिए गर्व की बात है कि दो नौजवान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी हस्ती अपने आप ये खड़ा किया ही लोगों ने। और टाइम मैगजीन जो है जब किसी को अपने 100 लोगों की सूची में शामिल करती है तो ये साल भर रिसर्च करते हैं, इतना मुझे मालूम है जी। इंडिया में आए थे कि नहीं, रिसर्च किए थे कि नहीं, ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि टाइम मैगजीन किसी को अपने पन्ने पर तभी लाती है जब खूब रिसर्च कर लेती है। तो चंद्रशेखर आजाद की बस 2 खूबी मैं जानता हूं जहां तक मैंने पढ़ाई की है इतिहास की, और अपने लाइफ में जो मैंने खुद देखा है। दलित समाज ने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, दलित समाज सड़क पर लड़ाई लड़ी है, संसद में लड़ी है, विधानसभा में लड़ी है, किताबों में लड़ी है, साहित्य में लड़ी है, अखबार में, न्यूज़पेपर में। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दलित नौजवान गांव में जो आतंकवादी जाति के लोग हैं उनको चैलेंज किया है कि हम आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। दिल्ली में आपकी स्टूडियो में बैठ के हम कुछ भी कह लें, लेकिन जहां पर आतंकियों का दलितों पर इतना जुर्म होता है उसके उत्तर में दलित थाने पे जाता था। चंद्रशेखर रावण जाकर उनका गांव गांव में मुकाबला किया। पहली बात तो ये जरूर देखा होगा टाइम मैगजीन ने। दूसरी बात है कि चमार शब्द को जो गौरव चंद्रशेखर रावण की टीम ने, चंद्रशेखर ने दिया है ग्रेट चमार, यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ठीक वैसे ही जब 1960 के दशक में अमेरिका में एक अदना सा ब्लैक पोएट ने एक स्लोगन दिया था, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, और अमेरिका भर की दीवारों पर ब्लैक लोगों में एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना जगी और लोगों ने कहा हम ब्लैक हैं और हम ब्यूटीफुल हैं। वैसे ही चमार समाज का जो गौरव है, जिसको समाज में गाली के रूप में समझा जाता था, वह चमार समाज जिसने हिटलर के मदद वाली जापानी सेना को चमार रेजिमेंट ने कोहिमा में हराया था, उस जगह पर मैं होके आया हूं कि 3 महीने की ट्रेनिंग से चमार रेजिमेंट ने जापानी इंपीरियल आर्मी को पीछे धकेल दिया। चमार समाज से पैदा हुए गुरु रविदास
ने ब्राह्मण बौद्धिक सत्ता के केंद्र बनारस में ब्राह्मण विद्वानों को पराजित कर दिया। चमार समाज, चमार को अगर आप तलवार दे दीजिए तो 500 लोगों को खड़ा कर दीजिए, चमार खदेड़ देगा। चमार को कलम दे दीजिए, फिर उसकी विद्वता देखिए। तो द ग्रेट चमार बोर्ड, जहां पर मैं 3 बार जा चुका हूं सहारनपुर में, जिसने चमार समाज में जो अंदर उनकी ताकत है, जो उनके अंदर सौंदर्य है, जो साहस है, उसको उन्होंने उजागर किया। टाइम मैगजीन ने यह भी जरूर देखा होगा कि भीम आर्मी सहारनपुर और आसपास के गांवों में भीम पाठशाला चलाती है, स्कूल चलाती है। इसका जिक्र है, इसका जिक्र किया है उन्होंने रिपोर्ट में। हाँ, मैंने खुद देखा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में दलित अपने जूनियर बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। उनका नारा है कि हमें मैथ्स पर कब्जा करना है, हमें फिजिक्स पर कब्जा करना है। तो भीम आर्मी का जो यह कार्य है, इस पर टाइम मैगजीन ने जरूर गौर किया होगा। और चंद्रशेखर एकदम सामान्य परिवार से आते, एकदम सामान्य परिवार से, तो ये सब चीजें जरूर काउंट की होंगी। और ये जो सूरज अंगड़े हैं, वो भी चंद्रशेखर की तरह से ही सामान्य परिवार से आते हैं। वह उस विश्वविद्यालय में अपनी जगह बनाए हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जहां पर 161 लोग पढ़ाई करके नोबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। 161 इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नोबेल प्राइज के विजेता बने हैं। उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ करके कास्ट मैटर्स किताब लिख करके सूरज ने दुनिया में दलित समाज की बौद्धिक ताकत को दिखाया है। तो यह तो दलितों की दूसरी तीसरी पीढ़ी है। चंद्रशेखर दूसरी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी पढ़े लिखे घर से, सूरज अंगड़े पहली पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी तक आते आते आप दलित ताकत को देखिएगा। और थैंक्स टू भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण नहीं होता तो दलितों की आवाज देश के अंदर ही दबी रहती। इसीलिए हिंदू जो धर्म शास्त्र है वह दुनिया से कट के रहना चाहता है। 7 समुद्र पार करना एक पाप हुआ करता था, ताकि भारत का भेद कोई न जाने। पर भूमंडलीकरण के वजह से दलितों की बात अब विदेश में जा रही है। और अमेरिका एक बहुत ही अद्भुत देश है। केवल 400 साल हुए अमेरिका के, और अमेरिका दुनिया पर छा गया, तो कुछ तो खूबी होगी अमेरिका में। तो अमेरिका ने देखा कि चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नवयुवक पैदा हुआ है जो व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। जो चमार समाज जितना त्याग और बलिदान करके इस देश में अपना योगदान किया है, उस शब्द को गौरव प्रदान कर रहा है। तो अमेरिका जो है योग्यता पर ध्यान देता है, जाति और रंग पर नहीं देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या अमेरिका, भारत का कोई विश्वविद्यालय चंद्रशेखर को नहीं माना, या कोई संस्था नहीं मानी, या कोई मीडिया का आउटलेट नहीं माना। बहुत आप दलित समाज के मीडिया वाले तो मानते ही हैं, लेकिन अगर हम ही अपनी बड़ाई करें तो उसमें ज्यादा मजा नहीं है। विश्व स्तर की टाइम मैगजीन और जो फैशन मैगजीन है, जो सूरज अंगड़े को जिसने ड्राफ्ट किया है, तो ये दलित क्रांति की यही जो इग्निशंस हैं, यही लोग दलित क्रांति को, जैसे बाइक पर जब मारते हैं तो जो बाइक स्टार्ट होती है, तो दलित क्रांति का अब यह शुभारंभ हो चुका है, और इस बात को अमेरिका भी मान रहा है। सर, टाइम मैगजीन निश्चित तौर पे एक बड़ी संस्था है, और तमाम और भी कुछ लोगों को स्थान मिला है। आई थिंक फूलन देवी को जगह मिली थी, मायावती जी को जगह मिली थी, वहां पे चर्चा हुई थी वहां पे। सर, जो जो GQ मैगजीन है, जिसने सूरज अंगड़ी को 25 लोगों की सूची में शामिल किया है, सर, वो अभी तक जो मैगजीन थी वो फैशन और लाइफस्टाइल के मुद्दों पे ये पत्रिका फोकस्ड है। और अभी तक यह मैगजीन जो है ये फैशन से जुड़ी हुई हस्तियां
और स्टाइलिश खिलाड़ियों को ही अपने अपने सूची में शामिल करती थी। ऐसे में सर पहली बार किसी दलित युवक को शामिल किया गया है जो बौद्धिक भी है, स्टाइलिश भी है। तो ये एक कितनी बड़ी क्रांति है अगर उस तरफ से देखें तो। देखिए, भारत में भी मैं एक घटना का जिक्र करूं। एक हमारी दोस्त हैं, वो उस समय हिंदू में पत्रकार थी। वो वेस्टर्न यूपी घूम रही थी और हमारे यहाँ फोन किया कि मैं दलित बस्ती में गई थी। जितनी भी दलित बस्तियां हैं बाकी लोगों से क्लीन हैं और दलित युवक गांव के अन्य जातियों के युवकों से बेटर ड्रेस्ड हैं। तो जिस तरह से आज अमेरिका में अश्वेत ब्लैक लोग फैशन स्टेटमेंट हैं, बहुत ही स्टाइलिश हैं, दलित समाज भी वैसे ही एक स्टाइल के साथ उभर रहा है। सूरज जी का आप फोटो दिखाइएगा, उनका जो स्टाइल है, जी जी, जिस तरह से सूट पहनते हैं, जिस तरह से उनके हेयर हैं, जिस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, उससे उनमें कोई उससे शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अफ्रीकन ब्लैक लोग हैं, अपने हेयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचकर दलित अगर अपना नीले रंग का झंडा खड़ा करता है कि यस आई एम हियर, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हूं, मैं ड्रेस पहचानता हूं और खुद मैं एक रोल मॉडल हूं। तो उस मैगजीन ने न्याय करते हुए इनको जो है सूरज को अपनाया है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि टाइम मैगजीन में आने के लिए लोगों को 20-20, 30-30, 10-10 साल काम करने पड़ते हैं जी। चंद्रशेखर आजाद 5 साल भी नहीं हुए होंगे, अपना झंडा अमेरिका के टाइम मैगजीन पर गाड़ दिया है इतने कम समय में। हाँ सर, तो इन दोनों घटनाओं के बाद क्या हम यह सोचें या यह माना जाए कि दलितों को देखने का जो नजरिया है दुनिया भर में वो बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि दलित भी बदल रहे हैं। आप ये बताइए, आप भी इतना घूमते रहते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कितने दलित नेता हैं जी जो यह कहते हैं अपने फॉलोअर को कि मैथमेटिक्स पर कब्जा करना है दलितों को, फिजिक्स पर करना है कब्जा दलितों को, इंग्लिश पर कब्जा करना है दलितों को। कितने नेता हैं? तो चंद्रशेखर में एक विजन है, चंद्रशेखर में एक साहस है। तो इतने कम समय में वो उभर पाए और यह दलित समाज के तमाम युवाओं के लिए यह एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि लीडर बनने का मतलब यह है कि जीवन को जो चीजें प्रभावित करती हैं, जो दलित जीवन में कम है या नहीं है, उस पर कब्जा किया जाए। कितने लोग एमएलए हो सकते हैं, कितने लोग एमपी हो सकते हैं, कितने लोग आईएएस हो सकते हैं? आईएएस तो 1000 सीट से भी कम हो गया है एक साल में, और दलित का उसमें शेयर 150 का है। 150 में भी 15-20 आईएएस हैं, बाकी इनकम टैक्स और आईपीएस वगैरह हैं। पर फिजिक्स तो लाखों लाख दलित पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पर कब्जा कर सकते हैं, केमिस्ट्री पर, मैथमेटिक्स पर, इंग्लिश पर। तो दलित लीडर्स में यह गुण नहीं था जो इन्होंने दिखाया है। वैसे ही सूरज येंगडे अपनी पढ़ाई के अलावा किताब लिख रहे हैं, अखबारों में कॉलम लिख रहे हैं और वो यह नारा दे रहे हैं कि 10,000 दलितों को अमेरिका लाना है मुझे। तो ये कितना बड़ा विजन है, ये कितनी बड़ी सोच है। आप अगर देखें, अगर एक बाबा साहब अमेरिका जाकर के दुनिया बदल सकते हैं, भारत बदल सकते हैं, तो 10,000 दलित अगर अमेरिका पढ़ने जाएं तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस देश में हो सकता है। और इसको यह गरज दलित में ही है। अच्छा ड्रेस पहनना, यह जो इंसिस्टेंस है वह दलित में ही है, क्योंकि दलितों को इन सब चीजों से वंचित किया गया अगर इतिहास ने किया है। चंद्रशेखर में भी स्टाइल है, उसकी मूछें देखिए, उसका जो वॉकिंग का जो स्टाइल है उसको देखिए, वह हमेशा हमलावर की तरह से चलता है।
पर उसका विजन भी देखिए, गांव में अक्षर बांट रहा है। तो जो नई दलित पीढ़ी है जी उसको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें लीडर बनना है तो जीवन की तमाम महत्वपूर्ण चीजों को भी छूना होगा, न कि केवल इलेक्शन के समय जो है वोट देना, वोट दिलवाना और चुनाव लड़ना। जी जी। हाँ सर, आपने अलग अलग क्षेत्रों की बात की। अभी जिन दो युवाओं की हम बात कर रहे हैं, ये चंद्रशेखर हैं, सूरज हैं, इसमें एक राजनीतिक तौर पे सक्रिय हैं, दूसरे बौद्धिक जगत में सक्रिय हैं। तो सर, जो हर फील्ड में धीरे धीरे एक धमक महसूस हो रही है, जो हमारे युवा हर फील्ड में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में आप कैसा भविष्य देखते हैं? समाज में क्या बदलेगा? अब देखिए, आप हमसे सही मत बुलवाइए, लोग नाराज हो जाएंगे। बोलिए सर, आप, कोई बात नहीं। आप भी अमेरिका गए हैं, हम भी अमेरिका गया हूँ, हम अमेरिका जाते रहते हैं। जी जो है ब्लैक, जो सबसे अमीर ब्लैक हैं, जी। अधिकतर म्यूजिक से हुए हैं और स्पोर्ट्स से हुए हैं। ओके। दलित समाज में इतनी म्यूजिक है, इतनी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं। वो जो गाजीपुर के जो दलित जो सिंगर हैं, यह दलित समाज अपना फिल्म वर्ल्ड बना सकता है। अपने इनके म्यूजिक टूल्स और सब, एक नई म्यूजिक इंडस्ट्री हो सकती है। लेकिन दलित मिडिल क्लास बहुत कंजूस है, इन सब चीजों में पैसा नहीं खर्च करता है। आप जैसे पत्रकार अमेरिका में, आप अमेरिका में देखेंगे, आप जैसे पत्रकार, ब्लैक पत्रकार अमेरिका में BMW मर्सिडीज में चलता है जी। क्योंकि ब्लैक समाज ये मानता है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। कोई ब्लैक सिंगर पैदा होता है तो उसमें ब्लैक समाज इन्वेस्ट करता है। हमारा दलित समाज का जो मिडिल क्लास है वो पार्टी वार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी वगैरह कर रहा है, अच्छी बात है। इलेक्शन के टिकट के लिए आप 5-5 करोड़ रुपए ले लीजिए, लेकिन इन सब चीजों में दलित मिडिल क्लास इन्वेस्ट नहीं करता है। अगर कोई दलित अपने आप राइज हो जाए तो उसको ताली जरूर बजाता है। तो म्यूजिक का फिल्म का जो फील्ड है, अब ये बताइए कि चमार रेजिमेंट पर 20 फिल्में बन जानी चाहिए थी जी। चमार रेजिमेंट पर 20 फिल्में, जहां पर 3 महीने की ट्रेनिंग दे करके सैनिकों को जूता पहना के और वर्दी पहना के बंदूक दे दी गई और उन्होंने हिटलर की आर्मी को भगा दिया। इस पर 20 फिल्में बननी चाहिए थी जी। भीमा कोरेगांव पर अब जाके बन रहा है, बन रही है जी। वो भी कुछ बहुत सारा कंट्रोवर्सी आई है तब बन रही है जी। तो दलित मिडिल क्लास को अपने म्यूजिक पर, अपने आर्ट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। पर जैसे कि चंद्रशेखर रावण हैं, सूरज एंगले, इन्होंने अपना व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन किया है। समाज को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप मीडिया चला रहे हैं, समाज को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो हमारे गायक हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं, समाज को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब नई एरिया हैं। अभी तक हमारे लोग सरकारी नौकरी और विधानसभा, लोकसभा, बस केवल 2 रास्ते दलित समाज ने अभी तक वो देख पाया है। बाकी जगह वो जोश खरोश से जैसा अमेरिका में होता है, ब्लैक लोग करते हैं, हमारे समाज में नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा मिडिल क्लास बहुत कंजूस है। सर, आपने 2 क्षेत्र की बात कही, निश्चित तौर पे एक राजनीतिक क्षेत्र का जिक्र है उसमें से। सर, माना जाता है कि राजनीतिक सत्ता मिलने के बाद तमाम मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो। आप उससे कितना सहमत हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी जो अन्य फील्ड है, अन्य तरह के, उसमें काम करना कितना जरूरी है? आपका क्या मानना है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, एक मेरे दोस्त प्रोफेसर है आगरा के, आर.के. भारती जी, बहुत सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि पॉलिटिक्स पर पॉलिटिक्स का जीवन पर 12% असर पड़ता है। ओके। दलित समाज ने 100% अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है पॉलिटिक्स में। ओके। नॉर्थ इंडिया दलित समाज 100% इन्वेस्टमेंट कर दिया है पॉलिटिक्स में, और महाराष्ट्र ने कर दिया है रिलीजन पर अपनी सारी स्थिति।
आज बताइए, सबसे अधिक पावरफुल हमारे बीच में नेताओं को माना जाता है, एमपी एमएलए को। जी। इतना सब कुछ हो रहा है इस देश में, भारत की पार्लियामेंट में बताइए एक भी दलित जो है आवाज क्यों नहीं उठ पा रही है? क्यों नहीं कोई दलित पार्लियामेंट के बीच खड़ा होकर के ये कहे कि भारत का दलित मिडिल क्लास पब्लिक सेक्टर से पैदा हुआ है। आज जो ऑयल कंपनीज हैं, इसमें बहुत सारे दलित अफसर जो हैं, 10-10 हजार पर डे की सैलरी है। 2050 के पहले सब खत्म हो सकता है। तो सारा कुछ, और पॉलिटिक्स इसको रोक नहीं पाएगी। हम सब कुछ पॉलिटिक्स में डालते रहेंगे, खर्च इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो हमारे पास अपनी जो भी हमारी सत्ता नौकरी की है उसको बचाने से कोई रोक नहीं सकता है। दलित समाज इस गफलत में न रहे। 70 साल में जमींदारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके बच्चे सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं, जिनके घर हाथियां होती थी, घोड़े होते थे, जिनकी शादियों में हाथियों का डांस होता था, घोड़ों का डांस, रेस होती थी। आज उनके घर जो है, आज उनके बच्चे जो है सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं। अगर दलित समाज पॉलिटिक्स एक बड़ी चीज होती है जी, लेकिन इसका एडिक्शन भी अच्छा नहीं है। मतलब सारी ऊर्जा वहां लगाने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारी जगहें हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मीडिया मान लीजिए जी, आप मीडिया में इतने सालों से हैं, दलित का मीडिया में क्या इन्वेस्टमेंट है? आपने कितने ऐसे दलित देखे हैं जो जिनकी बहुत अच्छी कमाई है और आपकी जेब में जबरदस्ती 1 लाख रुपए घूस दिए कि आप जाके अच्छी कार खरीदो? तो मीडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आइडियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाबा साहब ने जो आइडिया दे दिया उसी को खा पी रहे हैं लोग, और पता नहीं कब तक चलेगा। तो आप मीडिया में हैं, दलित समाज की जो मुश्किलें हैं उसको तो उठा ही रहे हैं, लेकिन दलित समाज के जो जिम्मेदारियां हैं जी, उसको कौन बताएगा? उसको, इस बात को कौन बताएगा कि हर दलित समाज जो आरक्षण से नौकरी पाया है, अपनी कमाई का 1% कम से कम समाज को वापस दे। हाँ, इसका मतलब हुआ $50 अरब दलितों की कमाई है साल की। अगर दलित एक देश होते तो 79th बिगेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड होते। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अरे दलित के समाज कुछ न करे, केवल अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखे। आप अमेरिका अभी होके आए हैं, ब्लैक समाज ने अपने कमाई को अपने कंट्रोल में रखा है। हमारी कमाई दलित समाज की महीने के आखिर में उसके जेब में चली जाती है जो संविधान को खत्म कर देना चाहता है, जो आरक्षण नौकरी सब कुछ खत्म कर देना चाहता है जी। तो दलित के समाज के पास अपना बैंक नहीं है, अपना फंड नहीं है, अपनी कोई ब्रांड नहीं है, अपना कोई दुकान नहीं है। तो ये बाबा साहब की लगाई फसल को कितनी बार हम रिसाइकिल करते रहेंगे। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स का जो वो क्या बोलते हैं, गांजे की नशा, गांजा गजेड़ी दिन भर गांजा पीता रहता है। तो दलित समाज में जाए तो दिन भर सत्ता प्राप्ति करते रहते हैं, दिन भर सत्ता की बात करते रहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा फ्रैंकली डिबेट हमारे समाज में डिबेट होना चाहिए कि जो आरक्षण के लाभार्थी हैं उनका क्या समाज के प्रति जो है रोल है। समाज को छोड़िए, उनका अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। थर्ड जनरेशन कहाँ जाएगी? वो गुटखा खाएगी या मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनेगी अमेरिका में जाकर के जी। तो ये तो 2 नौजवान हैं, ये जो ये बहुत गर्व की बात है जी। जी सर, बिल्कुल। जब इस तरह के युवा आते हैं तो पूरे समाज में एक चेतना जगती है, और जो नई पीढ़ी है वो निश्चित तौर पे उनको प्रेरणा मिलती होगी, उनको भी लगता होगा कि हम ऐसे बन सकते हैं। इन्होंने निश्चित तौर पे रास्ता दिखाया है। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शानदार बातें कही, इतनी मतलब आपकी बातों से जी, आपकी बातों से निश्चित तौर पे एक प्रोवोक मिलेगा
लोगों को, युवाओं को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय भीम। ओके। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।